हेलो जी। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोन एंड लाइट में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग कंटेंट मिलेगा और आप दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल पर जाके एक बार ज़रूर विजिट करें। तो ये हमारा इकोनोमेट्रिक्स के लेक्चर की सीरीज़ चल रही है और हमारा लेक्चर 8 चल रहा है, जिसमें हम अपने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। इससे रिगार्डिंग पीवाईक्यूज करेंगे कि किस तरह के पीवाईक्यूज आए हुए हैं एंड कितने डीप में आए हुए हैं, क्या वर्थ है ये टॉपिक पढ़ना कि नहीं है। तो सारा का सारा क्या है यहाँ पे डिस्कस होगा। ठीक है, तो टॉपिक पढ़ने से पहले पीवाईक्यूज देख लेते हैं कि किस तरह के पीवाईक्यूज आए हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एवरी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस टॉपिक की वर्थ कितनी है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो एक ये मैं बता दूं आपके 2018 से है कि 2018 से किस तरह के क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। ठीक है, सो इंडिविजुअली तो मैंने ये नहीं लिखा है यहाँ पे कि कौन सा बन रहा है, बट 2018 से अगस्त 2024 वाले तक के मैंने लिए हैं क्वेश्चन कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। अगस्त 2024 वाला बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये अभी रिसेंट में आया है एंड थोड़ा सा चेंज करके आया है, तो आगे भी आने के इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्टार्टिंग में मीन्स जब हमारा ट्रेंड चेंज हुआ था उस टाइप से इस तरह के क्वेश्चन आया था कि मैच इट करना था आपको कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के क्या आपका मेजर करता है या फिर उसका साइन क्या है, तो ये इसको आपने इससे मेजर कर दिया, बस इतना आपका पूछा गया था। फिर उसके आने वाले कुछ सालों में फिर आपको ये पूछा गया था, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने लगा कि इनटू वेरिएबल जो एक्स एंड वाई दे दिए और उनका रिग्रेशन एनालिसिस करना है। ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट दिए हुए हैं, मीन्स यहाँ पे स्टैट और इकोनोमेटिक्स दोनों आपकी मिल चुकी है। रिग्रेशन कोफिशिएंट आपके स्टैट्स में होता है और रिग्रेशन एनालिसिस इकोनोमेटिक्स में होता है। ठीक है, यहाँ पे बी एक्स वाई की वैल्यू दे दी है एंड बी वाई एक्स की वैल्यू दे दी है। ठीक है, जिसमें वाई क्या है, इफ वाई आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो व्हाट इज द परसेंटेज, हमें क्या मेजर करना है, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन। ठीक है, हमें यहाँ स्पेसिफिकली ये नहीं पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन करना है, बट परसेंटेज ऑफ वेरिएशन हम बाय कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से ही मेजर करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का ही फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, इन वाई एक्सप्लेन बाय एक्स, तो ये आपके चार ऑप्शन दिए हुए थे, तो यहाँ पे आपका क्या है, आपका बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स दिया है जो कि रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। उससे हम क्या है, कोरिलेशन निकाल सकते हैं अपना। ठीक है, तो कोरिलेशन निकाल के हमने क्या है, डिटर्मिनेशन निकाला है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सिर्फ पी वाई के देख रहे कि आए हुए हैं, किस तरह के आए हुए हैं। फिर तीसरा ये आपका रिसेंट वाला है, अगस्त 2024 का। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, बिकॉज ये रीसेंट है एंड इसी तरह का देखना पेपर आने वाला है। तो ये वाला, इसमें आपके जो भी इस क्वेश्चन से के रिगार्डिंग आपके 360 डिग्री में जो भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच बन रही है उसे आपको क्या है, फुलफिल कर लेनी है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो आपका दिया है 2 रिग्रेशन मॉडल दिए हुए हैं, जिसमें आपकी 13 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखी है उन्होंने एंड वेरिएंस ऑफ एरर टर्म दे रखा है ये, एंड टोटल सम ऑफ स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, आपको डायरेक्ट पूछा है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो ये आपके चार ऑप्शन थे। इससे आपको क्या है, आपको वहाँ से ये पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला आता होगा तो ही आप निकाल पाए होंगे, अगर नहीं आता होगा तो नहीं। तो ये बाद में डिस्कस करते हैं। तो इस वजह से हमारे लिए क्या है, आपने देखा होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये थ्योरी प्रोस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है एंड इसके फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज इसके प्रैक्टिकल तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच तो पूछी जा रही है, इसलिए हम क्या है, थ्योरी से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग कि हमें क्या ज़रूरत है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पढ़ने की, ये इसका क्या रोल है इकोनोमेटिक्स में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इन रिग्रेशन एनालिसिस वी ऑफन वांट टू नो हाउ वेल आर रिग्रेशन लाइन। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस की स्टार्टिंग हमारी ये होती है कि हमें अपने पैरामीटर्स, सैंपल के पैरामीटर्स को क्या है,
सैंपल के पैरामीटर्स को एज क्लोज एज लाना है आपके जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं पॉपुलेशन के, ठीक है। जितने ज़्यादा ये क्लोज होंगे उतने ज़्यादा क्या होगा, गुडनेस ऑफ फिट होगा। तो इस गुडनेस ऑफ फिट को मेज़र करने के लिए हम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। कि हमारा रिग्रेशन लाइन जो निकल के आई है, मीन्स सैंपल के पैरामीटर निकालने के बाद हमने एक रिग्रेशन लाइन निकाली है। रिग्रेशन लाइन निकालने से ये आपके कितने पॉपुलेशन के डाटा को कवर कर रही है, कितना फिट आपके डाटा इस रिग्रेशन लाइन में बैठ पा रहे हैं, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मेजर करता है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका इकोनोमेट्रिक्स में। आर स्क्वायर कम्स इनटू प्ले। इट प्रोवाइड अ मेजर, ये आपका मेजर प्रोवाइड करता है कि हाउ वेल द सैंपल रिग्रेशन लाइन फिट्स द डाटा, कि कितने अच्छी तरह से आपके सैंपल रिग्रेशन लाइन डाटा को फिट कर पा रही है या फिर नहीं। अगर यहीं पे एक लाइन आपकी ऐसे एक सेकेंड, एक लाइन आपकी ऐसे निकल के आई है सपोज, ठीक है, एंड इस पे आपके इस तरह के पॉइंट निकले हैं, ठीक है। ये सारे आपके क्या है, पॉपुलेशन के पॉइंट्स आ गए, ठीक है। एंड दूसरी सेम टाइम पे एक रिग्रेशन लाइन आपकी ऐसे निकल के आई है, ये भी लीनियर है बट आपके क्या है, पॉइंट्स ऐसे जा रहे हैं पॉपुलेशन के। तो यहाँ पे कौन सी बेस्ट फिट कर पा रही है, आपकी ये वाली। एंड इसको मेजर करने के लिए आप क्या, कौन सा मेथड यूज़ करोगे, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। इसलिए हमारे लिए ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी इकोनोमेट्रिक्स में। सो एक टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मीन्स हम इसको क्या है, आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। आर स्क्वायर टेल अस हाउ वेल आर रिग्रेशन लाइन, हमारी रिग्रेशन लाइन कितनी सही है। मीन्स द लाइन वी ड्रॉ टू प्रिडिक्ट वैल्यूज दैट इज़ योर अल्फा एंड बीटा, या फिर आप बीटा नॉट और बीटा वन भी कह सकते हैं, वो आपके एक्चुअल पॉइंट से कितने सही हैं, कितने आपके कवर कर रहे हैं, ठीक है। Think of it as a measure of how good our predictor are, हमारी कितनी, हमने जो प्रिडिक्शन करी है, हमने जो वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट कर रहा है वो कितने सही हैं या फिर नहीं है। तो इसको मेज़र करने के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का आपका मतलब ही यही है कि कितना ज़्यादा आपका एक मॉडल कितना फिट बैठ पा रहा है, कितना गुडनेस ऑफ फिट को मेज़र करता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज़ अ की स्टैटिस्टिक, इम्पॉर्टेंट कह सकते हो मैथड, एक वन ऑफ द मैथड है आपका रिग्रेशन एनालिसिस में, विच मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ द वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में जो वेरिएशन आया है उसके उसके प्रपोर्शन को कितना आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो अपने गिवन वैल्यू से। मीन्स इंडिपेंडेंट, आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके गिवन होते हैं, उससे आप कितना प्रिडिक्ट कर पा रहे हो डिपेंडेंट वेरिएबल का वेरिएशन। इसको मेज़र करता है आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कितना प्रपोर्शन आपका मेज़र कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो आर स्क्वायर में आपकी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वन कि परफेक्ट फिट है या फिर नहीं है। अगर सारी की सारी ऑब्जर्वेशन आपकी एक लाइन पे एग्जैक्टली आपकी लाई कर जा रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, परफेक्ट फिट है और आर स्क्वायर आपका क्या है, वन के इक्वल आ गया, ठीक है। लेकिन अगर सपोज आपकी ये एक लाइन बन के आई है, ठीक है, एक आपका यहाँ पे है एंड एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, बट ये जो आपके गैप आ रहे हैं, ये क्या, इनको क्या कह देते हैं हम, इनको कह देंगे हम रेसिडुअल, कि कितना अभी गैप है। तो ये क्या होता है, आपकी जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं, सपोज ये वाली सैंपल की है और आपकी जो एक्चुअल वैल्यूज़ है आपकी लाई कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो सैंपल की और एक्चुअल वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम क्या बोल देते हैं, या तो म्यू से डिनोट कर देते हैं, एंड म्यू को हम क्या बोलते हैं, अपना रेसिडुअल बोलते हैं। सो ये क्या हो गया आपके, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन दी, किस किस के बीच में डिफरेंस हो गया, आपके ऑब्जर्व वैल्यू जो कि आपने सैंपल को निकाल कर ऑब्जर्व कर रही है,
जो कि आपकी पॉपुलेशन की एक्चुअल वैल्यू एंड दी वैल्यूज आपने जो प्रिडिक्ट करी है रिग्रेशन लाइन से, ठीक है। एक बात याद रखना, जितना कम रेसिडुअल होगा उतना ही क्या होगा, बेटर फिट होगा। ऐसे लाइन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाएंगे कि जितना कम रेसिडुअल होगा उतना गुडनेस ऑफ फिट होगा, या फिर कितना ज़्यादा रेसिडुअल होगा वो गुडनेस ऑफ फिट होगा। सो आंसर होगा जितना कम रेसिडुअल होता है उतना गुडनेस ऑफ फिट होता है। एक पॉइंट सब इस एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। दिस इज योर लाइन, एक पॉइंट आपका यहाँ है एंड एक पॉइंट आपका यहाँ है। सो जितना कम रेसिडुअल होगा उतना ही अच्छा है ना, मीन्स इसके पास जाने के इसके क्या है, हम थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो ये यहाँ पे बहुत अच्छे से ईजिली पहुँच जाएगा, एंड यहीं इसमें कुछ चेंज करेंगे तो हमें क्या है, टाइम लग जाएगा उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में। इसलिए क्या है, जितना कम आपका वेरिएंस होता है उतना गुडनेस ऑफ फिट होता है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एक टर्म होती है आपकी वेरिएशन एंड एक टर्म होती है वेरिएंस। तो ये दोनों क्या है, आपस में डिफरेंट है, मीन्स दोनों का अलग अलग मतलब है। यहाँ पे वेरिएशन क्या होता है, जो आपका सम ऑफ स्क्वायर होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, मीन्स आपका आपने क्या है, आपकी ऑफ अ वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक वेरिएबल है y, आपके पास एक वेरिएबल है y, ठीक है। उसकी आपने मीन वैल्यू निकाली, y बार हो गई, ठीक है। अब ये क्या है, डेविएशन। डेविएशन आप कैसे करोगे, इन दोनों को जब आप आपस में माइनस कर दोगे तो ये आपका आ गया डेविएशन। फिर इन दोनों का स्क्वायर कर दिया आपने, एंड स्क्वायर करने के बाद एवरी टर्म को जब आपने ऐड कर दिया तो ये आपका आ गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ अ वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू, एंड इसी को हम क्या बोल देते हैं, वेरिएशन। एंड जब आप वेरिएशन को उसकी रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा वेरिएंस, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, एक वेरिएशन एंड वेरिएंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है इसलिए बताया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ये वेरिएशन इन पता नहीं चलता कि कब क्या पूछ ले, और ये छोटी छोटी चीज़ होती है हम नेगलेक्ट कर देते हैं एंड कोई इतना ध्यान देता भी नहीं है, ठीक है। आई होप ये अंडरस्टैंड होगा कि वेरिएशन और वेरिएंस में क्या डिफरेंस हो गया, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं कि एक गुडनेस ऑफ फिट मतलब कि कैसे गुडनेस ऑफ फिट होता है, ठीक है। वेन डायग्राम की मदद से समझेंगे। आपके पास सपोज करो दो एक सर्कल है, एक रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल, एक सर्कल मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएशन आपका मेजर कर रहा है, एंड दूसरा क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल में वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स एक्स क्या कर रहा है कि एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल में वेरिएशन है, एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल को ही हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच में ओवरलैप होगा, जितने ज़्यादा एक दूसरे के अंदर आएंगे उतने ही ज़्यादा उनका क्या है, हाउ मच ऑफ द वेरिएशन y इज एक्सप्लेन बाय x, उतना ही ज़्यादा वेरिएशन क्या होगा x के द्वारा हम क्या है प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या फिर x ने एक्सप्लेन करा है y में इतना वेरिएशन है। जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा, द ग्रेटर द ओवरलैप द हायर द आर स्क्वायर वैल्यू, जितना ज़्यादा ओवरलैप उतनी ज़्यादा आर स्क्वायर वैल्यू। तो ये आपका फर्स्ट फिगर है, ठीक है। इसमें देखिए ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनके बीच में कुछ भी ओवरलैप नहीं है। मीन्स इसमें क्या है, आर स्क्वायर आपका क्या हो गया, आर स्क्वायर विल बी और आर स्क्वायर आपका निकल के आ गया 0, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए आपका क्या है, थोड़ा बहुत ओवरलैप हो, जो ये शेडेड एरिया है ये आपका ओवरलैप है, तो इसमें आपका आर स्क्वायर क्या हो गया, 0 से ज़्यादा हो गया, बट आपका यहाँ पे 1 से कम हो गया, ठीक है। पूरा का पूरा नहीं हो रहा, ये B एंड C एंड D, इसके बाद ये क्या है आपके इसी कैटेगरी में आती है, 1 से तो कम है लेकिन 0 से ज़्यादा है आपका आर स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा का पूरा गुडनेस ऑफ फिट नहीं बता रहा,
पर जैसे जैसे हम बी से सी में जा रहे हैं, सी से डी पे जा रहे हैं, डी से ई पे जा रहे हैं, हम देख रहे हैं इसका वेरिएशन क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो मीन्स क्या है, ये एक आपस में क्या है, मीन्स बी सी क्या है, बी से ज़्यादा एफिशिएंट है या फिर बी से ज़्यादा इसका गुडनेस ऑफ फिट है। ठीक है, ऐसे डी क्या है, ई सी से ज़्यादा गुडनेस ऑफ फिट है, मीन्स इसका आर स्क्वायर ज़्यादा है। ऐसे ही ई आपका क्या है, डी से अच्छा है। फिर यहाँ पे देखिए एफ फिगर में आपका y क्या है, z के पूरा इक्वल आ गया। मीन्स यहाँ पे आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी पूरी 1 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है x ने। x की वजह से हम क्या है, पूरी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कितना वेरिएंस है x में। ठीक है, तो इससे देखिए आपकी जो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी ना, वो हमेशा 0 to 1 ही लाई करेगी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे कितने कहाँ तक लाई करती है। ठीक है, क्या ये 0 से ज़्यादा होती है, 0 से कम होती है, ये हमेशा 0 to 1 ही रहती है, ना तो ये 0 से कम होती है, ना ही 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द आर स्क्वायर ए क्या है आपका 0, आर स्क्वायर क्या है इसमें 0, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 0 है। एंड वहीं पे एफ में देखा है तो आर स्क्वायर विल बी और 1। ठीक है, यही आपका इंटरप्रिटेशन है। फिगर 1 में देखिए आर स्क्वायर 0 होने से मीन्स कोई भी एक्सप्लेनेटरी पावर नहीं है, मीन्स द मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन एनी वेरिएशन इन वाई। एक्स ने कोई भी वाई में वेरिएशन को एक्सप्लेन नहीं करा। अगर आर स्क्वायर आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, 1 है, तो ये क्या है, परफेक्ट एक्सप्लेनेटरी पावर है। द मॉडल एक्सप्लेन ऑल द वेरिएशन इन दी वाई। सारा का सारा वेरिएशन एक्स ने ही आपका एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन अगर आर स्क्वायर 0 से ज़्यादा है, 1 से कम है, तो ये आपका क्या है, इसका मतलब है कि द मॉडल एक्सप्लेन सम, मीन्स कुछ कर पा रहा है लेकिन सारी की सारी वेरिएशन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। लेकिन जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा वो उतनी ज़्यादा वेरिएशन को एक्सप्लेन करेगा। सो इसके बाद आ जाता है कि आप कैलकुलेट कैसे करोगे आर स्क्वायर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर्मूला, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन हम क्या है आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट 3 टर्म्स होती हैं, दैट इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर, फिर एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर एंड रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसको TSS भी बोल देते हैं, इसको एक्सप्लेन को ESS एंड रेसिडुअल को RSS। तो TSS क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट द टोटल वेरिएशन, सारा का सारा वेरिएशन इन एक्चुअल y वैल्यू अबाउट देयर मीन। मीन्स आपने y में से y के मीन को माइनस कर दिया तो ये आपका टोटल वेरिएशन निकल के आएगा। देखिए इधर से ये आपका टोटल है, मीन्स ये आपकी मीन वैल्यू यहाँ पे, एक सेकेंड, ये आपका एक ग्राफ है। ठीक है, ये आपकी सैंपल की लाइन है, ये जो जा रही है। ठीक है, एंड ये आपकी, लेट मी चेंज हाईलाइटर, एंड ये आपकी मीन की वैल्यू है। ठीक है, एंड एक्चुअल में पैरामीटर आपका ये है, मीन्स एक्चुअल जो आपको पैरामीटर मेज़र करना था वो यहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये इसमें और इसमें जो डिफरेंस निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वेरिएंस, मीन्स टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकल के आ जाएगा। मीन्स YI में से अगर हमने मीन वैल्यू माइनस कर दी तो हमारा क्या निकल के आएगा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। वहीं पे ये देखिए ये आपका एक्चुअल था, बट सैंपल, ये आपकी सैंपल लाइन थी, सैंपल ने आपका क्या एस्टिमेट करा, आपका यहाँ पे एस्टिमेट कर दिया। इसके नीचे देखिए, तो यहाँ से आपके मीन से और जो सैंपल के बीच की दूरी है उसको क्या है आपका रिग्रेशन ने एक्सप्लेन करा है। मीन्स रिग्रेशन लाइन की वजह से हम इसे देख पा रहे हैं, निकाल सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, मीन्स YI कैप में से हमने उस y को, मीन्स एक्चुअल वैल्यू के मीन को माइनस कर दिया, तो ये हमारा हो गया एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर। वहीं पे जो हमारी अप्रोच से बाहर हो गया, जो सैंपल हमने निकाला उससे बाहर जो भी चीज़ें होगी वो हमारा हो गया रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। मीन्स इनको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, ये रिसाइड में, मीन्स लेफ्ट पड़ी हुई, रेस्ट पड़ी हुई चीज़ें, इन तक हम अप्रोच ही नहीं कर पा रहे, ये हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, इसलिए क्या बोलते हैं हमने रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। इसको हम अपना
μ1 भी बोल देते हैं। जो आपके एक्चुअल और सैंपल के बीच का डिफरेंस होता है वो हमारा रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर ही होता है। इसको μi भी बोल सकते हो या फिर ei भी लिख सकते हो या फिर रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर यहाँ से क्या बन गया आपका, टोटल सम ऑफ स्क्वायर विल बी योर, मीन्स ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर जो कि आपके सैंपल ने एक्सप्लेन करा, प्लस में रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर जो कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने, तो उसको हमने सारा का सारा क्या है म्यू में रिसाइड में रख दिया, मीन्स रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर में डाल दिया। ठीक है, आई होप ये तीनों चीज़ आपको क्लियर होंगी, ये तीनों हैं क्या। ठीक है, इसके बाद आपका फॉर्मूला आ जाता है, प्लीज़ ये नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले ही मैंने बता दिया कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं एंड इसकी वैल्यू आपकी 0 to 1 होती है। लेकिन आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है that is your explained variance, means explained sum of square, that is your ESS upon में total variation। ठीक है, that is your total sum of square। explain sum of square की वैल्यू हम इस वाले से निकाल सकते हैं, प्लीज़ इसे अलग से लिख लेना या फिर यहाँ लिख लोगे तो एक ही बात है। एंड टोटल वेरिएशन को हम सिग्मा वाई आई स्क्वायर से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तीन टर्म थी हमारी, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर एंड हमारी थी अनएक्सप्लेन मीन्स रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर को हम सिग्मा ई आई या फिर म्यू वाई स्क्वायर से डिनोट करते हैं एंड एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर बीटा कैप, ये आपका स्लोप हो गया एंड सिग्मा एक्स आई वाई आई का आपका मल्टीप्लिकेशन फिर बीटा कैप आ गया। ठीक है, फिर सम एक्सप्लेन टोटल वेरिएशन क्या हो गया, सिग्मा वाई आई स्क्वायर, जो भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनका हमने फिर स्क्वायर करके उनका टोटल कर दिया, तो ये हमारा टोटल वेरिएशन आ गया। तो ये आपका क्या है, एक्सप्लेन वेरिएशन एंड अपॉन में टोटल वेरिएशन आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हो गया। वहीं पे एक और फॉर्मूला हम इसे निकाल सकते हैं, अगर हम वन में से टोटल में से अनएक्सप्लेन माइनस कर दे तो हमारा एक्सप्लेन आएगा। तो हम यहाँ पे अनएक्सप्लेन की जगह टोटल वेरिएंस माइनस अनएक्सप्लेन वेरिएशन कर सकते हैं और अपॉन में टोटल वेरिएशन करेंगे, तो उसकी वजह से हमारा क्या है ये फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, इस फॉर्म में यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यूज़ ये आपकी ये वाली चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, 1 माइनस सिग्मा ई आई स्क्वायर, डेट इज आर एस एस अपॉन में आर एस एस अपॉन में टोटल सम ऑफ स्क्वायर टी एस एस। ठीक है, इसके आगे वो -1, तो एक ही फॉर्मूला आपका निकल के आ गया। तो ये दो फॉर्मूले आपके यहाँ पे क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए एंड इसको फॉर्म में लिखें तो ये आपका हो गया एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर। आई होप दिख रहा हो, लेट मी चेंज, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन में टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये आपके दो फॉर्मूले हो गए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें लिख लें, इनकी वैल्यूज भी साथ में लिख लेना बिकॉज कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में। जो हमने लास्ट वाला PYQ देखा था ना वो इसी से सॉल्व होना है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, ये आपका फॉर्मूला है, लिख लिए। बस आपका ये ही इतना ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। फिलहाल इस जो भी ये PDF है इसमें से ही आपका क्वेश्चन बना है अब तक, जिस भी लेवल का बना है। आप लो लेवल का देख लीजिए, हाई लेवल का देख लीजिए, मीडियम लेवल का देख लीजिए, आपका तीनों इसी में से बना है। तो पहले ही बता देते हैं, इसको हमने आर स्क्वायर से यहाँ पे मैच कर दिया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया, ये इतना ही था। फिर सेकंड में क्या था कि आपको बी कोफिशिएंट रिग्रेशन की कोफिशिएंट दे रखे थे, तो यहाँ पे हम कोरिलेशन क्या कैसे निकाल सकते हैं, हम रिग्रेशन कोफिशिएंट को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका अगर अंडर रूट कर देंगे तो ये हमारा r निकल जाएगा, जो कि हमारा हो गया 0.48। फिर हम क्या है r का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकल जाएगा, इसका हमने स्क्वायर कर दिया तो 0.48 निकला। ये हमारा टाइम्स में है। ठीक है, बट हमें क्या है परसेंटेज में चाहिए था, तो यहाँ पे 0.48 को डिवाइड कर दोगे आप 100 से,
इंटू 100 कर दोगे, सॉरी इंटू 100 करोगे तो ये आपका क्या है परसेंटेज में निकल के आ जाएगा, डेट इज़ योर 48%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया, इतना ही। ये क्या है कोफिशिएंट को रिग्रेशन के कोफिशिएंट दे रखे थे, उससे हमने कोरिलेशन निकाला फर्स्ट, फिर कोरिलेशन से हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकाला है। ठीक है, क्योंकि हम आर से क्या डिनोट करते हैं कोरिलेशन। फिर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ जाता है, डेट इज जो कि आपका अगस्त में आया था एंड थोड़ा सा ट्रिकी है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द रिग्रेशन मॉडल आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म दे रखी है एंड टीएसएस दे रखी है। बट इसका मैं आपको सोर्स भी दिखाऊंगी कि कहाँ से क्वेश्चन आया, उसका भी स्क्रीनशॉट है, तो प्लीज वेट करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है सोर्स आपका। एक सोर्स, दूसरा पीवाईक्यू, तीसरी स्ट्रेटेजी एंड चौथा कंटेंट। अगर आपके पास ये 4 चीज़ हैं तो आपको कोई भी पेपर क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एंड चारों की चारों चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल रही है, तो वेट फॉर दैट। तो ये आपको डायरेक्ट बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करो, आपको ये 4 वैल्यूज दे दी हैं। तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। वेरिएंस आपको दे रखा है, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म। वेरिएंस ऑफ एरर टर्म को हम मीन स्क्वायर एरर भी कह देते हैं, दैट इज एमएसई। ठीक है, वो हमारी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये किस लिए हेल्प होगी आगे देखना, ये इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आपने पहले नहीं करा होगा तो ये डिफरेंट हो, आपके लिए डिफिकल्ट हो गया होगा पेपर में करना सॉल्व, बट अगर आपने पहले कर रखा होगा तो ये इजी, थोड़ा सा इजी था। सो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 13 दे रखी है एंड टीएसएस दे रखा है आपका 10105.1188। आपको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालने का फॉर्मूला आपके 2 थे, डेट इज आर स्क्वायर, आपको ई एस एस अपॉन टी एस एस, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर एंड टोटल सम ऑफ स्क्वायर, एंड एक आपका ये फॉर्मूला था ऑल्टरनेटिवली, दैट इज 1 माइनस आर एस एस अपॉन टी एस एस। आप इससे निकालते तो इजी पड़ गया, इजी पड़ जाएगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता 1 माइनस आर एस एस भी होता है तो उससे आप क्या इस वाले फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते थे। ठीक है, मैं उसका भी बता दूंगी कि डायरेक्ट ये वाला कैसे निकलेगा। उससे पहले सोर्स देख लीजिए, ये देखिए आपका स्क्रीनशॉट है, इससे आपका ये पूरा क्वेश्चन बनाया आपके, देखिए 13 की 13 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, और आपको क्या दे रखा था, एक वेरिएंस दे रखा था, वेरिएंस ऑफ एरर 0.93652। ये आपका यहाँ पे सॉल्व कर रखा है 0. ये देखिए ये वेरिएंस आपको इसमें सॉल्व करोगे, ये यहाँ से सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में से आपकी वैल्यू उठा के दे दी है। ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशन दे दी है, एंड आपको क्या है इसमें आपका आर स्क्वायर निकालने को बता दिया। तो यहाँ से देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू यही आ रही है, और हमने जो सॉल्व करा उसके भी यही, मीन्स यहाँ से आपका क्वेश्चन पूरा पूरा एज ए टीज आया। अगर किसी ने ये सॉल्व करा होगा तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई होगी भाई, बहुत ज्यादा सच्ची में। एंड ये मैं बता दूं आपका ये स्क्रीनशॉट मैंने कहाँ से लिया, ये आपकी दामोदर एंड गुजराती की बुक आती है, इकोनोमेट्रिक्स की बहुत स्टैंडर्ड बुक है, उसमें से निकाला है डायरेक्ट क्वेश्चन, एंड ये सॉल्यूशन एंड सेम वैल्यूज आपकी क्वेश्चन में दिए हैं एंड सेम वैल्यूज आपकी बुक के अंदर है। तो प्लीज अगर किसी के पास टाइम है तो एक बार दामोदर एंड गुजराती के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके जाना, उसमें से ही पूछे जा रहे हैं, और आगे आगे जैसे जैसे टॉपिक आएंगे उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी बने होंगे वो भी हम देखेंगे, उनके भी सोर्स देखेंगे। बट ये वाला आपका इसी से आया है, एंड इसमें देखिए आपकी काफ़ी चीज़ें हैं। बीटा 2 मीन्स लोग को कैसे मेजर करना है वो भी बताया हुआ है। ठीक है, बीटा 1 को कैसे करते हैं फाइंड, वो भी चीज़ है। वेरिएंस को कैसे फाइंड करें, अभी आपसे आर स्क्वायर पूछा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछ लिया, बट नेक्स्ट टाइम ये हो सकता है कि आपसे वेरिएंस निकालने को बोल दें, तो उसका अलग फॉर्मूला है यहाँ पे देखिए। ठीक है, आर कैसे निकालते हैं, मीन्स अगर कोरिलेशन फाइंड करने को बोल दें, उसके बाद वेरिएंस ऑफ बीटा 1 कैसे निकालें, स्टैंडर्ड एरर मीन्स आपकी यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका एक ही प्रैक्टिकल से सॉल्व हो रहा है। प्लीज इस वाले प्रैक्टिकल का आप क्या करें, यहाँ पे मैं एक सेकेंड पॉज ले लेती हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से। ठीक है, फिर आप देखिए आप क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सॉल्यूशन का पूरे का।
इसको अच्छी तरह से सॉल्व करके देखिए, अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, फिर मैं करवा के दूँगी। वरना ये चीज़ें ईज़ी हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना। अगर आपने स्टार्ट्स करी होगी कभी भी तो आपके ये निकल जाएंगे, बस फार्मूला देखिए। एंड इन फार्मूले को जो जितने भी ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, ये जो नौ के नौ मैंने बताए, इन्हें एक अलग पेज पे लिख लीजिए और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आर स्क्वायर पूछा गया है तो यहाँ से आपका कुछ भी पूछा जा सकता है अगली बार। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू दे दी आपको, फिर आपसे बोला है कि स्टैंडर्ड एरर निकाल लो, बीटा 1 निकाल लो, बीटा 2 निकाल लो। ठीक है, इसलिए इस वाले को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, इतना अच्छे से प्रैक्टिस करना कि आंख बंद करके भी आप सॉल्व कर सको। तो क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते थे, आप डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते थे, आर स्क्वायर 1 माइनस आर एस एस अपॉन टी एस एस। आर एस एस को हम, अगर हमने मीन सम ऑफ स्क्वायर को, दैट इज योर वेरिएंस को इनटू में कर दिया, मैं दिखाती हूँ। आर एस एस निकालने का एक ये फॉर्मूला है, अगर हमने मीन सम ऑफ स्क्वायर को इनटू में कर दिया एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस आपके कितने पैरामीटर्स आपको निकालने हैं। इसमें क्वेश्चन में हमें दो दे रखे थे, दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2 होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका डायरेक्ट आर एस एस निकल गया। आर एस एस निकलने के बाद 1 में से माइनस करना और टोटल सम ऑफ स्क्वायर आपको दे रखा था, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या है, डायरेक्टली सॉल्व हो गया। लेकिन किसी को ये दिमाग में नहीं आया ये वाला आपका ये भी फॉर्मूला है, तो आप क्या है कि ये लंबा फॉर्मूला है, बट सिंपल वाले फॉर्मूले से आपका ये भी सॉल्व हो सकता था। तो इसमें क्या है, आपको ई एस एस अपॉन टी एस एस निकालना था। तो टी एस एस तो सिंपल है, टी एस एस की हमने अभी देखी थी क्या होता है, एक एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर में हम जब रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर को प्लस कर देते हैं तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकल जाते हैं। आर एस एस हमने निकाल ही लिया, दैट इज मीन सम ऑफ मीन स्टैंडर्ड एरर आपको दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस पैरामीटर करके मल्टीप्लाई करना था, तो हमारा आर एस एस इससे फाइंड हो गया। ठीक है, आर एस एस को हमने क्या है टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दिया, यहाँ पे देखिए ई एस एस निकाला है, फिर ई एस एस की वैल्यू ये आ गई, फिर इसको क्या है हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया आर स्क्वायर का, डेट इज आर स्क्वायर अपॉन इक्वल्स टू ई एस एस अपॉन टी एस एस, एंड इसको निकाल के हमारा क्या हो गया, आर स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक है, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है कैलकुलेशन का आप ले सकते हो पूरे का, यहाँ से आई होप ले लिया होगा, फिर यहाँ से लीजिए। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है यहाँ से, एंड एक आपका ऑल्टरनेट ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, इससे क्या है डायरेक्ट निकल सकता था। तो इसलिए दोनों जो फॉर्मूले बताए हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी से भी सॉल्व हो सकता था क्वेश्चन। ठीक है, एंड ये वाले जितने भी हैं प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग इन्हें एक बार सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि हमें यहाँ पे डाउट आ रहा है, प्लीज़ आप बताइए, तो फिर उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। आपने देखा होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आप छोड़ रहे होगे कि या फिर आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे होगे तो आप क्या है लॉस में थे। अब आपके लिए डिटेल वीडियो आई है तो इसका फ़ायदा उठाइए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, क्लियर करने के साथ स्ट्रॉन्ग करिए, स्ट्रॉन्ग करने के साथ उसको प्रैक्टिस करिए, एंड इस तरह के जो भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो उनकी भी प्रैक्टिस करिए। मैं भी कोशिश करूँगी अगर मेरे को इस तरह के कोई क्वेश्चन मिला प्रैक्टिस करने के लिए जिसमें हम निकाल सकते हैं तो मैं उसके भी आपके क्या है क्वेश्चन को प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसे वहाँ पर जाके सॉल्व कर देना। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है या फिर कंटेंट अच्छा लगा है या फिर समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एंड आगे के लेक्चर्स चाहिए डेफिनेटली सीक्वेंस में चाहिए इसी तरह से, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एंड चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आपके डे टू डे आपका एक टॉपिक क्या है क्लियर होता जाएगा, और इकोनॉमेटिक्स बहुत अच्छी तरह से यहाँ से आपके लिए यूजीसी नेट के लिए हो जाएगी प्रिपेयर। ठीक है, और तीसरा अगर आपके कोई दोस्त हैं जो कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम कर रहे हैं तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्टिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को, एंड कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी आपको समझ नहीं आए, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगी डेफिनेटली, एंड कोशिश करूँगी या तो कमेंट में सॉल्व हो जाए, कमेंट में सॉल्व नहीं होता तो आपका क्या है
उस पे एक वीडियो बना दूँगी। तो थैंक यू जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। कल के लिए स्टे ट्यून रहिए। स्टे ट्यून रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।